बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद शहर की सब बातों और प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी होस्ट फरियाल बकार। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन, नई सुबह के साथ नई गुफ्तगू आपसे करेंगे और नए लोगों से मिलेंगे और ये पता करेंगे कि फैसलाबाद में किस किस तरह के लोग हैं जो कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल के बैठे हैं और हम लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारी वेलफेयर के लिए काम करने वाले कितने सारे लोग हैं, कितने इदारे हैं और कितनी टीम्स ऐसी बन चुकी हैं जो हमारी वेलफेयर के लिए सोचती रहती हैं और हमारे लिए काम करना चाहती हैं। तो ऐसे लोगों से मुलाकात आपकी करवाना जो है मैं समझती हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है, ताकि आपको भी पता चले कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनमें आज की दुनिया में भी ये एहसास पाया जाता है कि वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। और यकीनन बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको अपनी बहुत सारी मसरूफियात की बिना पर भी और बहुत सारी मसरूफियात होने की वजह से फिर भी दूसरों के लिए काम करने का शौक़ रहता है और वो अपनी खुद की एक्टिविटीज़ को महदूद कर लेते हैं लेकिन दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। तो ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद, बहुत खुशामदीद। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर जाफर हसन मुबारक साहब मौजूद हैं और आपके बारे में बताना चाहूँगी कि सफ़रनामा निगार भी हैं, समाजी रहनुमा भी हैं और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नारकोटिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। आप दोनों को हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। और जैसे कि मैंने कहा कि इतनी सारी मसरूफियात हैं हर शख्स की ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अभी खुशकिस्मती से फैसलाबाद में मौजूद हैं जो दूसरों के वेलफेयर के लिए सोचते हैं और दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप जैसे लोगों को, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, जिनके अंदर ये जज्बा पाया जाता है कि वो इंसान। डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहब फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, पैदाइश फैसलाबाद की है? जी, मैं बिल्कुल फैसलाबाद से हूँ। इब्तदाई तालीम फैसलाबाद से हासिल की जैसा कि था, फिर ग्रेजुएशन म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज से, पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर PhD श्रीलंका से। और कोई पिछले 35-40 साल से मैं समाजी खिदमात और खुसूसन ड्रग डिमांड एक्शन के हवाले से कंट्रीब्यूशन है, चाइल्ड राइट्स के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, प्रिजनर वेलफेयर के हवाले से और इसके साथ साथ यूथ वेलफेयर के हवाले से और बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। तकरीबन मेरे सफ़रनामा नगार के हवाले से पहचान है। मेरे लिखे गीत रेडियो पे भी चलते, रेडियो सारी उम्र किया। अच्छा। और उसमें ड्रामा वॉइस एंकर और इस हवाले से फिर गेम शो किए और इसी तरह बहुत सारी किताबें लिखी। हरफ जाफर महाना अभी तक निकल रहा है। तो लिखने लिखाने और शायरी के हवाले से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, तो बिजनेस की तरफ तवज्जो कैसे हुई? जैसे आप राइटिंग भी करते थे और जाहिर आपका जो तवज्जो थी वो थोड़ी आपकी लिटरेरी थी, तो फिर बिजनेस का कैसे इरादा हुआ? ये देखें, रूह के साथ जिस्म के तकाजे पूरे करने तो ये फितरत में शामिल होता है। तो इस वजह से वो जिस्मानी तकाज़ों और ज़रूरियात के हसूल के लिए यकीनन बंदा फिर व्यापार भी करता है, कारोबार भी करता है और इस तरफ भी जाता है। तो इसी तरह मैं एक एक्सपोर्ट फर्म है उसको भी देख रहा हूँ। इसके साथ साथ एक अदारा है जिसमें एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। तो साथ साथ ये सारे काम समाजी और अदब के हवाले से और खुसूसन मनशियात के हवाले से जितना कंट्रीब्यूट शायद ही पाकिस्तान में किसी जगह किया हो। 90 की दहाई में मैंने इल्म मनशियात, सहर करीब है, मैंने नशा छोड़ दिया, ये किताबें आई और कोई 19 बार मेरा नाम सदारती अवार्ड के लिए गया है, प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें बहुत सारे बार सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने भेजा है, सोशल वेलफेयर हुकूमत पंजाब ने भेजा है, वफाकी हुकूमत ने भेजा है और 2012 में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर शाहद अफजल के साइनों से गया है। इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मेरा नाम भेजा है और इस तरह बहुत सारे अवार्ड हुए। 90 में न्यूयॉर्क अमेरिका से पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन ने किया। इसी तरह मिनिस्ट्री सोशल वेलफेयर ने किया। कोई महकमा बहबूद अब्दी मिनिस्ट्री ने अवार्ड किया। सही। सागर सिद्दीकी अवार्ड, फैज़ अमन अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड। और सबसे बेहतर जो है स्टार ऑफ एशिया, स्टार पब्लिकेशन, ये मुल्क सार के वो बात की है, चूँकि वो फैसलाबाद लाइलपुर, चूँकि हम लाइलपुर से जुड़े हुए हैं, देखते देखते फैसलाबाद कन्वर्ट हुआ तो वो जो साथ हमारे सकाफत तहजीब जुड़ी हुई थी, नाम के बदलने से यकीनन वो उसमें भी फ़र्क आया। मगर मैं चूँकि बताया, हम स्टूडेंट लाइफ से पूरे पाकिस्तान के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को इकट्ठा करते फैसलाबाद में और फिर वो उत्कर्क जैसे दूर दराज इलाके से लोग आते और डिबेट, डिक्लेमेशन, मुशायरे, एक हेल्थी एक्टिविटीज़ होती। तो इसी तरह हमने बहुत प्रमोशन की, क्योंकि फैसलाबाद अभी तामीर का मरहला तय कर रहा है। तो कभी आप लाइलपुर को
फैसलाबाद को लालच और लट्ठे का शहर कहते थे, जी, कभी खड्डी और खद्दर का शहर कहते थे, बिल्कुल, कभी धुआं उगलती चिमनियों का शहर कहते थे। मगर आज हमारे लखारियों ने, लिखने लिखाने वालों ने, आपके चैनल ने, रेडियो ने, चूंकि हम दूर थे मीडिया से, और जो चीज़ दूर हो मीडिया से यकीनन वो दबी रहती है। हालांकि लायलपुर में, फैसलाबाद में जितना कंट्रीब्यूशन तख्लीक के हवाले से हुआ है शायद ही कहीं हुआ हो, मगर वो मीडिया के दूर होने की वजह से वो माइग्रेट हो गए, शहर छोड़ गए, और वो कोई लाहौर चला गया, इस्लामाबाद चला गया, मगर जो यहाँ जुड़े हुए हैं उन्होंने अपना बहुत हिस्सा डाला। और आज आपको लायलपुर जो है, फैसलाबाद जो है, वो एक तहजीब और अपनी सकाफत नुमाया करते हुए नजर आता है। और यहाँ बहुत बड़ा अफसाना लिखा जा रहा है, लायलपुर है। हमारा एशिया में जो अफसाना समझा जाता है बेहतर, वो लायलपुर की खातून है हमारी, बहुत अच्छा लिखती हैं। नॉवल यहाँ से लिखा गया, पंजाबी जितनी बड़ी यहाँ तख्लीक हुई, अफजल हसन रंधावा साहब, जहाँ जहाँ दुनिया में पंजाबी बोली जाती है, बड़ा हवाला है। इसी तरह शेर बहुत बड़ा बड़ा कहा जा रहा है, मगर सिर्फ यही है कि निगलेक्टेड था, ये मीडिया से, टैलेंट की कमी कभी भी नहीं थी, प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल सके। अभी भी बात करें तो हमारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो फैसलाबाद से हैं, और फैसलाबाद फतेह अली खान साहब है, राहत फतेह अली खान है। आप स्टेज पे चले जाएं तो स्टेज की जो 80% कास्ट है वो फैसलाबाद से बिलोंग करती है, लेकिन वही मसला कि फैसलाबाद को नज़रअंदाज किया गया है। जी। तो हम लोग चैम्बर में 3-4 दिन पहले भी स्टैंडिंग कमेटी की हमारी मीटिंग हुई थी, एग्जेक्टिव सारी, तो डीसीओ साहब आए हुए थे, तो प्रेसिडेंट हमारे अलमदार शाह साहब ने, उन्होंने यही रिक्वेस्ट की कि जनाब फैसलाबाद को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो हम लोग तो हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे ये जो है इशू को उठा रहे हैं, तो अल्लाह खैर कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। नहीं, उसमें देखें ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी हम कभी सरगोदे के तहत रहे हैं, कभी जंग के तहत रहे हैं। इसी वजह से मुझे कल की बातें हैं कि हमें जराबें तक खरीदनी होती थी, लाहौर जाना पड़ता था, मगर आज देखते देखते मॉल बन गए हैं। हमें पेन अच्छा खरीदने के लिए लाहौर या इधर उधर देखना पड़ता था। आज हमें खुशी होती है जब हम देखते हैं पीर महल से, सरगोदा से, मुल्तान, बहावलपुर, लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। तो ये टर्न है लायलपुर का। और आज न सिर्फ सनत के लिहाज से फैसलाबाद जीडीपी में 60% इसका शेयर है, और हमारे ताजरों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। और वेलफेयर के हवाले से देखें कि जब सानिया शुमाली इलाका जाता आया, तो हमारे लायलपुर के ताजरों ने, सनतकारों ने, उन्होंने एक दीवारें चीन खड़ी कर दी कंटेनर की, लायलपुर से लेकर उस इलाके तक। और गवर्नर और सदर पाकिस्तान कहना पड़ा कि लायलपुर मुखय्यर हजरात का, दर्द दिल रखने वालों का शहर, ये सिक्कों की तरह सख्त दिल लोगों का शहर नहीं है, बल्कि दिल वालों का शहर है, मिल वालों का नहीं, दिल वालों का शहर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। फैसलाबाद कंट्रीब्यूट बहुत करता है, फैसलाबाद के लोगों में वाकई ये जज्बा पाया जाता है, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फैसलाबाद। हम एक बार फिर से हाजिर हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और फैसलाबाद की तारीफें कुछ हम यूं कर रहे थे कि फैसलाबाद के लोगों में जज्बा बहुत ज़्यादा पाया जाता है वेलफेयर का, और एक दूसरे का एहसास जो है वो यहाँ पे ज़रूर है। और ये नहीं कि सिर्फ ये जो एहसास है ये सिर्फ अपने डिवीजन के लोगों के लिए या अपने शहर के लोगों के लिए, कहीं पर भी मैंने देखा है कोई भी ज़रूरत हो तो फैसलाबाद के लोग जो है वो सबसे आगे हमें नजर आते हैं, और ये चीज़ तस्लीम करने वाली है। और जो एक बात आपने की कि फैसलाबाद छोटा शहर है, लिहाजा यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं। तो आपने जैसे बताया कि आप दोनों का ताल्लुक बहुत पुराना है, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, डॉक्टर साहब मुझे क्या बताएंगे शफीक साहब के बारे में, कब से इनके साथ आपका ताल्लुक है, और दोस्ती जो है वो हमेशा तभी इतने लंबे अरसे तक चलती है जब आप दोनों लोग जो है वो एक दूसरे के मुताबिक होते हैं? शफीक साहब अपने नाम की तरह बड़े खूबसूरत शफीक हैं, और ताल्लुक बनाना और निभाना इनके फितरत में शामिल है। स्टूडेंट लाइफ से, कॉलेज लाइफ से जानते हैं, और जब भी कोई वक्फे के बाद जब भी मुलाकात हुई, इसके अलावा मुश्तरका प्लेटफॉर्म बहुत है जहाँ पे, जिस तरह लायंस है, रोटरी है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इन प्लेटफॉर्म पे शेख साहब भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शहर के लिए, मैं भी कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हम जुड़े रहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा शफीक साहब, आपका बिजनेस की तरफ आने का ट्रेंड कैसे हुआ? मतलब बिजनेस में आना, आपके फैमिली बैकग्राउंड में बिजनेस था या फिर आपने खुद से ये? नहीं, मेरी फैमिली में सब मतवस्त तबका था, बहुत छोटे काश्तकार थे। मेरी फैमिली में बिजनेसमैन कोई नहीं था।
मेरे एक फुफोजाद भाई हैं, वो टेक्सटाइल में आए, बूटे शाह साहब, अहमद जुबैर टेक्सटाइल के नाम से उनकी फर्म है। तो उनको देख के मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी इस फील्ड में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप बिजनेस में आए। और बिजनेस में आए। मतलब आप हमेशा कोई ना कोई चीज़ जिसमें आप जाते हो या आप किसी चीज़ को जब देखते हो, आइडियलाइज करते हो, किसी ना किसी शख्स को हम ज़रूर देखते हैं। हम मोस्टली ऐसा होता है कि हम किसी से इंस्पायर होते हैं। हदीस शरीफ भी है ना कि आपका 10% जो रिज़्क है वो 90% आपका रिज़्क तिजारत में है, 10% आपका जो रिज़्क है वो मुलाजमत में है। तो हमारे लोगों की बदकिस्मती ये है कि हम 10% के पीछे भागते हैं, हम 90% को नहीं, उनके पीछे नहीं भागते। सही सही। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, आपसे मैंने पहले भी पूछा कि बिजनेस आपने किया, साथ ही साथ ये जो राइटिंग का शौक था ये कब से है? बचपन से लिखते थे या फिर आपको कैसे रियलाइज हुआ कि मुझे लिखने का शौक है? और जितने भी आपने इसमें अफसाना लिखा या आपने सफरनामे लिखे, तो उनको जब लिखते हैं तो किस तरह से, क्या सोचते हैं, क्या बताना चाहते हैं पढ़ने वालों को? ये बड़ा अपने खूबसूरत और हसास तख्लीकार होता या नहीं होता, बिल्कुल ऐसा है। वो हालात के तहत नहीं बन सकता। पैदाइशी उसमें वो जरासीम होते हैं। हाँ, ये है कि आप मेहनत से आप उसको नखार सकते हैं। फनकार पैदाइशी होता है, परकारी बाद में आती है। तो इस वाले से यकीनन मैं जब से होश संभाला है तो मैं कलम से जुड़ा हुआ हूँ। तो तब से लिखने लिखाने का मरहला तय कर रहे हैं। तो उसमें कभी ये है कि कभी नसर की तरफ, कभी मंजूम, तो रहते इसी में है। तो ये सिलसिला तब से जारी व सारी है, कोई अरसे से, जब से होश संभाली है। तो उसमें कोशिश ये होती है, मैंने अदब बराए जिंदगी किया है, यानी अदब बराए अदब नहीं किया। जब से होश संभाली है, मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरा एक एक लफ्ज़ वो माशरे की खूबसूरती के लिए हो, वो माशरे की इस्लाह के लिए हो, माशरे की बेहतरी के लिए हो। तो इसीलिए मैं एक तख्लीक का मरहला होता है, जो तख्लीककार है, शायर है, अदीब है, अफसाना नगार है, वो एक मरहला तय करता है। और जो समाजी कारकुन है वो उस मरहले को अमल की शक्ल में, यानी शायर ख्वाब देखता है, अफसाना नगार या तख्लीककार ख्वाब देखता है, और समाजी कारकुन उसको ताबीर देता है। तो मैं ये दोनों मरहलों को साथ लेके चला हूं कि ख्वाब भी देखें, ख्वाब बुने भी हैं, ख्वाब बना भी है, और ख्वाब दिखाए भी हैं, और उसकी तबीर ढूंढी भी है, और उसको आम भी किया है उस ताबीरों को। तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20 जो लास्ट टाइम डिप्टी कमिश्नर साहब ने मेरा नाम भेजा था सदारती अवार्ड के लिए, तो उसमें था कि 20 लाख से ज्यादा नौजवानों ने मुझसे इस्तेफादा किया है पाकिस्तान में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी तरह ये जितने अदारे जुड़े हैं लालपुर में, जैसा बोस्टन जेल है, डे 1 से मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, डे 1 से उसके साथ जुड़ा हूँ, उसकी बच्चों की वेलफेयर के हवाले से। इसी तरह प्रिजनर कैदियों के फलाह बहबूद के हवाले से होम डिपार्टमेंट के साथ हम मुख्तलिफ जेलों में रिफॉर्म्स, जेल रिफॉर्म्स, जेल मैनुअल के हवाले से। इसी तरह पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी अलाइड हॉस्पिटल, उसका मैं सदर हूँ, जहाँ हम साल में करोड़ों की मेडिसिन और कैपेसिटी बिल्डिंग और सपोर्टिंग पेशेंट के हवाले से वहाँ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह ड्रग एडिक्ट जो क्योंकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स तो 1995 में बनी ना, मैं इससे जुड़ा हूँ 80 की दहाई से। अच्छा। और जब से ये सब्जेक्ट नया नया रूलिंग था, तो उसमें मैं डिमांड एक्शन पे काम किया है। उसमें स्पोर्ट्स अगेंस्ट ड्रग, टर्न ऑन म्यूजिक, टर्न ऑफ ड्रग, लेट अस टॉक अबाउट ड्रग्स, से नो टू ड्रग, कीप बिजी, ये वो थीम से जो बाद में यूनिवर्सल भी हुए। और उस पर मैंने अदारों के साथ, रियासती अदारों के साथ मिलकर काम किया है, और उनकी भी सपोर्ट मेरे साथ रही है, और मैंने भी अपने वसाइल से बढ़ के, अपनी ताकत से बढ़ के काम किया है, ताकि बचे हुए जो है उनको बचाया जा सके नशे से और बुरी आदतों से। बिल्कुल सही। और इसके लिए भी आपने ज़रूर कुछ ना कुछ कभी लिखा भी होगा, कभी आपने सोचा होगा कि अपनी शायरी के ज़रिए भी लोगों को ये एहसास दिलाऊं कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं। हाँ, यकीनन उसमें ये मरहला जो होता है, ये लाशऊरी तौर पे इंसान खुदा बख्शता है उसको।
फिर इंसान जो शौरी मरहला तय करता है वो समाजी यानी अमल कर रहा होता है और उस पर उसकी प्लानिंग होती है, जिसके लिए वो बच्चे जो जेल के बच्चे हैं उनकी वेलफेयर के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से और उनको मिसिंग फैसिलिटीज जो है वो उनको देना। इसी तरह कैदियों जिस तरह बोला, इसी तरह कोई 88 से मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, तालीमी इदारों में, वहाँ प्रिवेंशन पे अवेयरनेस के हवाले से लेक्चर देते हैं ताकि बच्चों को बचाया जा सके। तो इसी वजह से जो पुराने सैम्पलिंग थी, स्टैटिस्टिक थी, उसमें हमें खुशी थी कि सिर्फ 3% खवातीन को शुमार किया जाता था कि वो डिक्ट हैं और कोई 12% के करीब बच्चे स्टूडेंट जो हैं कॉलेजेस स्कूल्स के इसमें इन्वॉल्व हैं। मगर अभी वफाकी वजीर साहब ने जो मीडिया ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने 38 या 40% कहा, तो यकीनन ये बड़ी खौफनाक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें रियासत को मजीद आगे बढ़ के इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और मैं लास्ट टाइम भी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी में भी ये गुजारिश की थी कि हमें नए सेंसस, नई शुमारियात, नए दादोशुमार इकट्ठे करने चाहिए, क्योंकि जो पहले मुझे उस पर यकीन नहीं है कि इस कदर ज्यादा अगर 38 या 40% नौजवान वो भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं तो ये इंतहाई खौफनाक बात है। क्योंकि बदकिस्मती है हमारी 2200 किलोमीटर सरहद अफगानिस्तान के साथ मिलती है, तो ये हम हसास तरीन जगह पे हैं। तो हम मगर हमारे लॉ एनफोर्समेंट के अदारों ने, हमारी सिविल सोसाइटी ने, हमारे समाजी कारकुनों ने इस कदर कंट्रीब्यूट किया है कि एक जमाना था कि दुनिया हमें रेड लाइन में रखती थी वो पाबंदियां कि ये यहाँ हेरोइन आम है, यहाँ पॉपी का इलाका है, तो इनको पाबंदियां लगाई जाए। मगर हमारे इन अदारों ने, हमारी सिविल सोसाइटी ने, हमने, मीडिया ने, सब ने मिलके कंधे से कंधा मिला के इस कदर ज्यादा काम किया है कि आज वही दुनिया हमें कह रही है कि नहीं पॉपी फ्री इलाका है। और ये कंट्रीब्यूट जाता है हमारे लॉ एनफोर्समेंट के अदारों को और समाजी जो हमारे कारकुन हैं और इसी तरह मीडिया, जो सिविल सोसाइटी के लोग। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, आपसे मैंने पहले भी पूछा कि बिजनेस आपने किया, साथ ही साथ ये जो राइटिंग का शौक था ये कब से है? बचपन से लिखते थे या फिर आपको कैसे रियलाइज हुआ कि मुझे लिखने का शौक है? और जितने भी आपने इसमें अफसाना लिखा या आपने सफरनामे लिखे, तो उनको जब लिखते हैं तो किस तरह से, क्या सोचते हैं, क्या बताना चाहते हैं पढ़ने वालों को? ये बड़ा अपने खूबसूरत और हसास तख्लीकार होता या नहीं होता, बिल्कुल ऐसा है, वो हालात के तहत नहीं बन सकता। पैदाइशी उसमें वो जरासीम होते हैं। हाँ, ये है कि आप मेहनत से आप उसको नखार सकते हैं। फनकार पैदाइशी होता है, परकारी बाद में आती है। तो इस वाले से यकीनन मैं जब से होश संभाला है तो मैं कलम से जुड़ा हुआ हूँ, तो तब से लिखने लिखाने का मरहला तय कर रहे हैं। तो उसमें कभी ये है कि कभी नसर की तरफ, कभी मंजूम, तो रहते इसी में है। तो ये सिलसिला तब से जारी सारी है, कोई अरसे से जब से होश संभाली है। तो उसमें कोशिश ये होती है, मैंने अदब बराए जिंदगी किया है, यानी अदब बराए अदब नहीं किया। जब से होश संभाली है मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरा एक एक लफ्ज वो माशरे की खूबसूरती के लिए हो, वो माशरे की इस्लाह के लिए हो, माशरे की बेहतरी के लिए हो। तो इसीलिए मैं एक तख्लीक का मरहला होता है, जो तख्लीककार है, शायर है, अदीब है, अफसाना नगार है, वो एक मरहला तय करता है और जो समाजी कारकुन है वो उस मरहले को अमल की शक्ल में, यानी शायर ख्वाब देखता है, अफसाना नगार या तख्लीककार ख्वाब देखता है और समाजी कारकुन उसको ताबीर देता है। तो मैं ये दोनों मरहलों को साथ लेके चला हूं कि ख्वाब भी देखे, ख्वाब बुने भी हैं, ख्वाब बना भी है और ख्वाब दिखाए भी हैं और उसकी तबीर ढूंढी भी है और उसको आम भी किया है उस ताबीरों को। तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20 जो लास्ट टाइम डिप्टी कमिश्नर साहब ने मेरा नाम भेजा था सदारती अवार्ड के लिए, तो उसमें था कि 20 लाख से ज्यादा नौजवानों ने मुझसे इस्तिफादा किया है पाकिस्तान में। माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो इसी तरह ये जितने अदारे जुड़े हैं लालपुर में, जैसा बोस्टन जेल है, डे 1 से मैं उसके साथ जुड़ा हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, डे 1 से उसके साथ जुड़ा हूँ, उसकी बच्चों की वेलफेयर के हवाले से। इसी तरह प्रिजनर कैदियों के फलाह बहबूद के हवाले से होम डिपार्टमेंट के साथ हम मुख्तलिफ जेलों में रिफॉर्म्स, जेल रिफॉर्म्स, जेल मैनुअल के हवाले से। इसी तरह पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी अलाइड हॉस्पिटल, उसका मैं सदर हूँ, जहाँ हम साल में करोड़ों की मेडिसिन और कैपेसिटी बिल्डिंग और सपोर्टिंग पेशेंट के हवाले से वहाँ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह ड्रग एडिक्ट जो जी जी क्योंकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स तो 1995 में बनी ना, मैं इससे जुड़ा हूँ 80 की दहाई से। अच्छा। और जब से ये सब्जेक्ट नया रूलिंग था तो उसमें मैं डिमांड एक्शन पे काम किया है। उसमें स्पोर्ट्स अगेंस्ट ड्रग, टर्न ऑन म्यूजिक, टर्न ऑफ ड्रग, लेट अस टॉक अबाउट ड्रग, से नो टू ड्रग, कीप बिजी, ये वो थीम से जो बाद में यूनिवर्सल भी हुए। और उस पर मैंने अदारों के साथ, रियासती अदारों के साथ मिलकर काम किया है और उनकी भी सपोर्ट मेरे साथ रही है और मैंने भी अपने वसाइल से बढ़ के, अपनी ताकत से बढ़ के काम किया है ताकि बचे हुए जो है उनको बचाया जा सके नशे से और बुरी आदतों से। बिल्कुल सही। और इसके लिए भी आपने ज़रूर कुछ ना कुछ कभी लिखा भी होगा, कभी आपने सोचा होगा कि अपनी शायरी के ज़रिए भी लोगों को ये एहसास दिलाऊं कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं। हाँ, यकीनन उसमें ये मरहला जो होता है ये लाशऊरी तौर पे इंसान खुदा बख्शता है उसको। फिर इंसान जो शौरी मरहला तय करता है वो समाजी यानी अमल कर रहा होता है और उस पर उसकी प्लानिंग होती है, जिसके लिए वो बच्चे जो जेल के बच्चे हैं उनकी वेलफेयर के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से और उनको मिसिंग फैसिलिटीज जो है वो उनको देना। इसी तरह कैदियों जिस तरह बोला, इसी तरह कोई 88 से मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, तालीमी अदारों में। वहाँ प्रिवेंशन पे, अवेयरनेस के हवाले से लेक्चर देते हैं ताकि बच्चों को बचाया जा सके। तो इसी वजह से जो पुराने सैम्पलिंग थी, स्टैटिस्टिक थी, उसमें हमें खुशी थी कि सिर्फ 3% खवातीन को शुमार किया जाता था कि वो एडिक्ट हैं और कोई 12% के करीब बच्चे, स्टूडेंट जो हैं कॉलेजेस, स्कूल्स के इसमें इन्वॉल्व है। मगर अभी वफाकी वजीर साहब ने जो मीडिया ब्रीफिंग दी उसमें उन्होंने 38 या 40% कहा, तो यकीनन ये बड़ी खौफनाक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें रियासत को मजीद आगे बढ़ के इस पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और मैं लास्ट टाइम भी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी में भी ये गुजारिश की थी कि हमें नए सेंसस, नई शुमारियात, नए अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करने चाहिए, क्योंकि जो पहले मुझे उस पर यकीन नहीं है कि इस कदर ज्यादा, अगर 38 या 40% नौजवान वो भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं तो ये इंतहाई खौफनाक बात है। क्योंकि बदकिस्मती है हमारी 2200 किलोमीटर सरहद अफगानिस्तान के साथ मिलती है, तो ये हम सातरी जगह पे हैं। तो हम मगर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के अदारों ने, हमारी सिविल सोसाइटी ने, हमारे समाजी कारकुनों ने इस कदर कंट्रीब्यूट किया है कि एक जमाना था कि दुनिया में रेड लाइन में रखती थी वो पाबंदियां कि ये यहाँ हेरोइन आम है, यहाँ पॉपी का इलाका है, तो इनको पाबंदियां लगाई जाए। मगर हमारे इन अदारों ने, हमारी सिविल सोसाइटी ने, हमने, मीडिया ने, सब ने मिलके कंधे से कंधा मिला के इस कदर ज्यादा काम किया है कि आज वही दुनिया हमें कह रही है कि नहीं, पॉपी फ्री इलाका है। और ये कंट्रीब्यूट जाता है हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के अदारों को और समाजी जो हमारे कारकुन हैं और इसी तरह मीडिया, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन सबको ये क्रेडिट जाता है। बिल्कुल ठीक। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगी, जुमे को हमारी जो तकरीबन 10 स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग हुई थी, उसमें जाफर साहब भी थे, मैं उसको चेयर किया था उस मीटिंग को। तो उसमें जाफर साहब ने ये बाकायदा तौर पे रिक्वेस्ट की थी, हमने प्रेसिडेंट साहब को भी और सेक्रेटरी चैम्बर को भी, और उन्होंने कल ये वजारत दाखिला को लेटर लिख दी है कि हमें ये इसके जो एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर है वो प्रोवाइड किए जाएं। सही। तो जाफर साहब वो आपका लेटर लिखा गया जी, बहुत शुक्रिया। और दूसरी मैं आपकी वसातत से, आपके चैनल की वसातत से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में एक रियासत की सरपरस्ती में रिहैबिलिटेशन सेंटर, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं, रिहैबिलिटेशन सेंटर हो,
और वहां रियासत की सरपरस्ती हो जहां फ्री इलाज किया जाए। ठीक। होता यह है कि प्राइवेट या एनजीओ की सरपरस्ती में हॉस्पिटल हैं वो महंगे हैं। पहले एक नशा का आदी जो होता है बेचारा गुर्बत की वजह से, मसाइल की वजह से वो नशा कर रहा होता है, वहां जब वो इलाज के लिए जाता है तो उसको जब पैसे अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो फिर कहीं स्ट्रीट जो होते हैं ना एडिक्ट, वहां किसी कूड़े के ढेर पे, किसी कचरे पे वो आ गिरता है। बेसिकली तो वो अदारे कारोबार कर रहे हैं, वो खिदमत नहीं कर रहे। जी जी, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग होंगे जो खिदमत करते होंगे लेकिन हमें नजर नहीं आया कोई भी। हुकूमत से हमें ये बड़ी तवाना आवाज बुलंद करनी है कि हर डिवीजन में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो कम से कम हर डिवीजन में एक रिहेबिलिटेशन हो जो रियासती सरपरस्ती है। क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स होनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, हमें लोगों को बार बार एजुकेट करने की ज़रूरत है कि किस कदर नुकसान है। जब से मैं समझती हूँ कि दुनिया शुरू हुई उसके बाद से लेके आज तक हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ जो है उसके रिजल्ट तभी आते हैं जब हम अवेयर करते हैं लोगों को। और बड़ी खूबसूरत बात, अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दुनिया इस पे कायल है कि डिमांड एक्शन ही हल है, सप्लाई डिडक्शन नहीं। यानी सप्लाई डिडक्शन से मराद लॉ एनफोर्समेंट के अदारे पकड़ दकड़ कर रहे हैं मगर वो काम नहीं कर सकते जो डिमांड एक्शन कर सकती है। यानी जब आपको पता है ये तार को हाथ लगाने से मुझे नुकसान है तो मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं पता होगा तो लाख इल्मी में मैं लगा के नुकसान कर लूंगा। इस कदर ज्यादा अवेयरनेस हमें इसके हवाले से करनी चाहिए, हमें आगाही शऊर आम करना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ एजुकेट हम तब करते हैं हम बहुत पीक पे पहुंच जाते हैं कैंपेन्स को लेके जब नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है, कोई बीमारी हो, कोई आपके ऐसे कोई वबा फैल जाए तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं कि जब सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो फिर हम कैंपेन्स शुरू करते हैं। ये आपकी बड़ी खूबसूरत बात है। हमें पहले इस पे जो है वो काम करना पड़ेगा। थिंक टैंक हैं उनको चाहिए कि इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और वो पहले नौजवानों को बचाएं। क्यों? नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। बिल्कुल। अगर आपने किसी कौम के मुस्तकबिल का अंदाजा करना है कि आने वाले कल में इस कौम आलम में इसका क्या मुकाम होगा तो उसके नौजवानों के तर्जे अमल से लगाया जाता है। अगर तो वो नशाई है तो क्या उनका, बिल्कुल वो क्या करेंगे, वो कौम तो कल तबाह बर्बाद हो जाएगी। हमारी यूथ बहुत ज्यादा है तादाद में, और जैसे आपने बात की कि अगर हम बात करें कि इसमें इतने सारे नंबर जो है वो स्टूडेंट्स के हैं, मतलब इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें इस चीज़ में अगर इन्वॉल्व नजर आएंगे तो यही बच्चे हैं, तो इनकी एजुकेशन का भी फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उनकी पर्सनालिटी के अंदर ये इतना बड़ा फ्लॉ जो है वो पैदा हो जाएगा तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर हम देखें कि अगर ये नशा और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ तो हम लोग नेक्स्ट मंथ मार्च से एक वॉक का इंतज़ाम कर रहे हैं जिसकी क़यादत हमने रिक्वेस्ट की है प्रेसिडेंट चैम्बर को भी, प्रेसिडेंट बार को भी और कमिश्नर साहब को भी और डिप्टी कमिश्नर आरपीओ सीपीओ सबको कि हम लोग एक वॉक का इंतजाम कर रहे हैं जो जिला काउंसिल से लेके घंटाघर तक जाएगी और दूसरी वॉक हमारी डी ग्राउंड से रेडियो पाकिस्तान तक वो करेगी। तो उसमें मेन हमारा जो फोकस है वो अवेयरनेस है कि बच्चों को बताया जाए, उसमें उनको एजुकेट किया जाए कि ये आपके लिए जहर है। बिल्कुल ठीक, ये बहुत अच्छी काविश रहेगी और यकीनन इसी से ही फायदा होगा। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फैसलाबाद। हम एक बार फिर से हाजिर हैं, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और अभी मैं मज़ीद बात करना चाहूँगी कि ये जो हमारे यहाँ पर एक कहते हैं ना कि एक वो ट्रेंड बनता जा रहा है और इसको फैशन समझ लिया है लोगों ने, मतलब इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है नारकोटिक्स का कि हम उसको कंट्रोल करना जो है वो बाज़-औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अवेयरनेस जो है वो उस चीज़ की कमी भी है। हमारी यूथ को पता भी हो ना अगर कि ये चीज़ बड़ी नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो फ़र्ज़ है उनको बार बार एजुकेट करना, वो मैं समझती हूँ कि वो ख़त्म नहीं हो जाता। कि अगर हम देखें कि एक चीज़ जो है वो सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए एजुकेट करना छोड़ दें या हम उसके नुकसानात बताना छोड़ दें। उसके लिए आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोगों का किरदार बनता है, उसमें मैं समझती हूँ कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन उसका रोल बनता है, वो सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं या किसी खास इदारे की जिम्मेदारी नहीं, सब लोगों को उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और हमारी जो यूथ है वो माशाल्लाह उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारी यूथ बहुत काबिल भी है, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमें उनको ये बताना होगा कि उनकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, उनका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए और उनका जो है वो उनके गोल्स क्या है जो उन्हें अचीव करने हैं और उनकी मुल्क को उनकी कितनी ज़रूरत है, स्टेट को कितनी ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है हमारा वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ भी लेता है और वो मुल्क के लिए अच्छा सरमाया नहीं बन पाएगा अगर वो इस तरह की आदात में इन्वॉल्व है या इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है। तो बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि सरमाया
पूरी दुनिया इस पे कायल है कि रुपया पैसा सरमाया नहीं होता, इंसानी जहन या इंसानी सलाहियतें सरमाया होता है। और जिसका सबूत ये है कि आप देखें दुनिया के वो ममालिक जिनके पास वो ज़ाहिर वो वसाइल नहीं है, जापान देख लें या जो भी उनके पास इंसानी वसाइल है, और आज वो दुनिया में कहाँ का कहाँ है। और वो देख लें दूसरी तरफ वो मुल्क जिनके पास वो वसाइल हैं, मादनियात हैं, मगर वो थर्ड वर्ल्ड में शुमार होते हैं। तो इसलिए नौजवानों की सलाहियतें हमेशा कौम की तकदीर का फैसला करते हैं। बेशक। तो इस मरहले पे आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो मोटिवेशन होती है, तरगीब होती है, एक मुसलसल अमल है। ये नहीं कि ये 2 दिन के आगे, ये मुसलसल, और हर बंदे को अपना हिस्सा डालना चाहिए, खासकर जो कम्युनिटी लीडर होते हैं। कम्युनिटी लीडर में हमारा बहुत बड़ा जो लीडर है वो रिलीजियस लीडर या वो मोहम्मद साहब होते हैं, और फिर मदरसे, और इसके साथ कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर, और फिर हमारे सिविल सोसाइटी, और सबसे बढ़ के वालिदैन। और बदकिस्मती ये हुई कि जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट गया। पहले होता था नाना नानी, दादा दादा, वो एक बच्चे पे बचपन से चेक बैलेंस। पेरेंट्स अगर मसरूफ भी हों या पेरेंट्स की अगर तवज्जो ना हो तो घर में और बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चों की एक्टिविटीज को नोट करते रहते हैं। वो फैमिली सिस्टम जॉइंट जो है वो टूट गया। अब वो तन्हाई, और तन्हाई के फिर अपने मसाइल होते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह अभी गवर्नमेंट ने ये किया है कि हर कॉलेज में एक फोकल पर्सन बना दिया है ड्रग प्रिवेंशन के हवाले से, वो प्रोफेसर्स पे मुश्तमिल है, तो उसको भी मजीद बेहतर करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा गौरतलब बात यह है कि एंटी टबैको ऑर्डिनेंस है, उसकी तशहीर नहीं हो रही उस कदर ज्यादा। सही। पहले हमने इस पे बहुत ज्यादा आवाज बुलंद की, तवाना की कि हम मीडिया